सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हमारी क्लास नंबर 3 है जिसमें हम लोग प्रोटीन्स स्टडी करेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रोटीन्स में हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो प्रोटीन्स में सबसे पहले हमें स्टडी करना है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड में अल्फा एमिनो एसिड, उनके स्ट्रक्चर्स। वैसे स्ट्रक्चर से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन जो एनसीईआरटी में टेबल है एक बार आप उनको रीड कर लीजिए, उनके स्ट्रक्चर्स को आप थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, जो उनके लेटर्स है उनको एक बार आप देख सकते हैं, याद नहीं करना है क्योंकि वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर फिर भी एक बार आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, उसमें एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन, एग्जाम्पल हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर अल्फा एमिनो एसिड, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। पेप्टाइड लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनती कैसे वो भी आपको ध्यान रखना है। पिछले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पिछले ईयर्स में, आपको कुछ एमिनो एसिड दिए हैं और बोला गया डाइपेप्टाइड बनाइए, ट्राइपेप्टाइड बनाइए, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, उसमें फाइब्रस और ग्लोब्यूलर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इनका एग्जाम्पल और डेफिनेशन, इनका डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर डेफिनेशन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, कौन से बॉन्ड्स उनको स्टेबलाइज करते हैं। फिर टर्शरी, क्वाटरनरी, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स है, इनके डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछे जा चुके हैं। आपको एक डायग्राम दिया जा सकता है, पूछा जाता है कौन सा स्ट्रक्चर इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, उनका डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा एमिनो एसिड, इनका स्ट्रक्चर एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, डाइपेप्टाइड लिंकेजेस, ट्राइपेप्टाइड, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये बहुत बार पूछा गया है। कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये सब एग्जाम्पल्स भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो फिर हमने वैसे जैसे हम करते हैं ईयर, किस ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे 2025 सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई में स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स फ्रॉम द गिवन एमिनो एसिड, कुछ एमिनो एसिड दिए हैं, आपको डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनाना है। केराटिन और इंसुलिन के बीच में डिफरेंस, मतलब एक तरह से फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में डिफरेंस पूछा गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन क्या देता है, तो अल्फा एमिनो एसिड देता है। डीनेचुरेशन का डेफिनेशन, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का डेफिनेशन, पेप्टाइड लिंकेज का डेफिनेशन। एक ज्विटर आयन, ज्विटर आयन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एम्फोटेरिक क्यों होता है, फिर ज्विटर आयन के बारे में आप स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या है, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में एक असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। फिर हमारे पास कुछ एमिनो एसिड्स दिए हैं और उसमें हमें टू ट्राइपेप्टाइड्स बनाने, ये क्वेश्चन है। ज्विटर आयन का रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है। एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं ज्विटर आयन, बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, थोड़े से सेलेक्ट किए हैं डिफरेंट रिसोर्सेज से जो पीवाईक्यूज में नहीं पूछे गए थे। एक दो हम लोग अभी इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऑन बीइंग हीटेड एग वाइट बिकम्स सॉलिड एंड ओपेक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका लैंग्वेज आप देखिएगा, पीडीएफ में हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। एक बार ऑप्शन देखते हैं, कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, या ए एंड सी। तो ए एंड सी हो जाएगा हमारा, कोगुलेशन ऑफ एग वाइट और कर्डलिंग ऑफ मिल्क। उसके बाद हमारे पास एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग पीडीएफ में। फिर हमारे पास और क्वेश्चंस हैं जैसे अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड दैट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ बस लाइन लिख दिया। ग्लाइसिन होता है, ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से एक दो क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद कुछ देखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन में क्या है कि 4 प्रोटीन के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, और आप रीडिंग करिएगा तो आपको ध्यान रहेगा, पर हो सकता है सारा एक्यूरेट आपको एनसीईआरटी में ये ना मिले, तो फिर भी आप इनको अंदाज़ा एक तरह से लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं, और आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन सब जो क्वेश्चन ये सब क्या होते हैं, ये सब थोड़े अलग क्वेश्चन होते हैं, रिलेटेड होते हैं एनसीईआरटी से, पर डायरेक्ट एनसीईआरटी का नहीं होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर से मिल जाएंगे, आप अलग अलग वीडियो से देख सकते हैं, आप कुछ नोट्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको लिमिट रखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये रिसर्च का टॉपिक है, बायोलॉजी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें केमिस्ट्री के कंसेप्ट यूज़ होते हैं।
तो यहाँ पर आपको कितना पढ़ना है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप साइंस में आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आपको ये सब पढ़ना होगा। अगर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी डोमेन में तो आपको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना होगा एज़ कम्पेयर टू अदर साइंसेस, ठीक है। लेकिन अभी हमें टाइम का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। अभी हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं, तो इसलिए आपको एक लिमिट रखनी है। आप किस तरह के क्वेश्चन जो ज़्यादा कॉमन है, आपको लग जाएगा कि कौन से आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इनको देखते रहिएगा, एनसीईआरटी से रिलेट करते रहिएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा ना। तो आपको लिमिट अभी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ऑप्शन एलिमिनेशन से और जो आपने पहले नॉलेज लिया और इन्फॉर्मेशन आपके साथ है उसके अनुसार आप आगे बढ़िएगा। तो ये हमारे प्रोटीन से रिलेटेड कुछ बात हुई। अब हमारे पास एंजाइम्स है। एंजाइम से ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं हैं। एंजाइम के बारे में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये एंजाइम जो होते हैं वो वेरी स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। इन्हें बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म होते हैं, उनके रिएक्शंस होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। एंजाइम का डेफिनेशन क्या होता है ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। और उसके बाद ये एक पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर पे वर्क करते हैं और वो मॉडरेट होना चाहिए, ज़्यादा हाई या लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ बेसिक बातें एंजाइम्स के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो इससे बहुत ही कम आए हैं, ना के बराबर, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेंगे, वरना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो आप प्रायोरिटी में इसको नीचे रख सकते हैं, ठीक है। हमारा फिर अगला क्लास में हम लोग विटामिन्स करेंगे। विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और इस बार तो कुछ नए तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे नेम ऑफ विटामिन और उनका अदर नेम। पिछली बार ही पूछा गया था विटामिन B6 का, तो पायरिडॉक्सिन। तो ऐसे करके 2-3 नाम है, आपको वो ध्यान रखने हैं। डेफिशिएंसी डिजीज हमेशा से पूछी जा रही है, ठीक है। और रिसोर्सेज हमेशा से पूछे जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है। लेकिन अब क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी डिजीज की जगह उसका सिम्टम्स दिया जा सकता है। जैसे बेरी की जगह उसका सिम्टम्स पूछा जा सकता है, सिम्टम्स दिया जा सकता है, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ। इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास हमारी आखिरी क्लास होगी, क्लास नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स। और फिर हम लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है। वैसे हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा 27 से पहले जितने चैप्टर हो सके उनके क्वेश्चंस कर दूँ, वरना एक तरह से हमारा सब हो ही गया है, ठीक है। तो आप इनको सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करिएगा और अपने टाइम मैनेजमेंट करिएगा। आप खुद एक बार देखिएगा आप कितना बना पा रहे हैं 3 आवर्स में, ठीक है। और कितना आप अच्छे से बना पा रहे हैं, मिस्टेक्स हो रही है कि नहीं, आपकी राइटिंग नीट है कि नहीं। तो आप एक बिल्कुल डेमो लीजिएगा, अपना सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करिएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। और अब हम लोग मिलते हैं अपनी आखिरी क्लास में, बायोमोलिक्यूल्स की क्लास नंबर 4 में। अब PDF में एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 3 है और क्लास नंबर 3 में हम लोग प्रोटीन शुरू करते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है, तो यहाँ पर एमिनो एसिड्स, उसमें अल्फ़ा एमिनो एसिड्स और स्ट्रक्चर्स। वैसे जो आपका लिस्ट दिया हुआ है एमिनो एसिड्स का, उससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर फिर भी कुछ मिसलेनियस आप देख सकते हैं उसमें से, है ना। एक बार नाम पढ़ लीजिए, थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स उसमें पूछे गए। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, इसमें हमारा पेप्टाइड लिंकेजेस, डाईपेप्टाइड का फॉर्मेशन पिछले कुछ साल में पूछे गए। ट्राईपेप्टाइड्स आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स है, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। उसके बाद स्ट्रक्चर में प्राइमरी, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड है, इनके डेफिनेशन। और अगर स्ट्रक्चर डायग्राम बना है तो आपको बताना है, ऐसे MCQ पूछे जा सकते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी, इनका डेफिनेशन, बेसिक बस बातें। उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसका डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स, है ना। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पिछले साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से। 2025 में जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है CBSE का, उसमें क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल डाईपेप्टाइड्स फ्रॉम 2 गिवन एमिनो एसिड्स। तो हमारे पास 2 एमिनो एसिड्स दिए थे, उनके स्ट्रक्चर, तो आपको डाईपेप्टाइड्स बताना था, मतलब शो करने थे कितने डाईपेप्टाइड्स बन सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर। कैरेटिन और इंसुलिन के बीच में डिफ्रेंशिएशन पूछा गया था, डिफरेंस पूछा गया था, मतलब फाइब्रस और ग्लोबुलर एक तरह से उनके बीच में, ठीक है। 2024 में 15 सेट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, हमने देखे थे। प्राइमरी स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन क्या देते हैं, तो अल्फा एमिनो एसिड्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का डेफिनेशन, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स का डेफिनेशन। उसके बाद पेप्टाइड लिंकेज, ज्विटर आयन फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस एंड ग्लोबुलो। फिर 2021-22 में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्रोटीन्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी थी, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। 2023 में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड
हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्टेबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इससे क्वेश्चन आया था 2023 में, और यहाँ पर और क्वेश्चंस हैं। 2021 सैम्पल क्वेश्चन पेपर में कर्लिंग ऑफ मिल्क, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, इससे आया था क्वेश्चन। फिर असर्शन रीजन आया था पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 2021 में आया था। 2 ट्राईपेप्टाइड्स में बनाने थे, 3 आपके अमीनो एसिड्स दिए हुए थे, ज्विटर आयन का रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। 2015 में एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ ज्विटर आयन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर डिफाइन पेप्टाइड लिंकेज, प्राइमरी स्ट्रक्चर इन डीनेचुरेशन 2015 में। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए, तो 2015 तक मैंने लिए हैं क्वेश्चंस। उसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो PYQs में डायरेक्ट नहीं आया, कॉन्सेप्ट आ सकता है पर ये थोड़े लैंग्वेज क्वेश्चन है, अलग तरह से पूछे गए। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो ग्लाइसिन होता है। फिर मोस्ट नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स आर ऑफ एल कन्फिग्रेशन, ये NCERT में एक लाइन लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो हमारा दोनों सही है, ठीक है, लेकिन ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आप कुछ इसमें लिख भी सकते हैं, जैसे ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन बीइंग हीटेड एग वाइट बिकम सॉलिड एंड ओपेक। एग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए, कोगुलेशन है ना, इन सब से तो हमें ध्यान रखना है। तो जो एग वाइट होता है वो सॉलिड और ओपेक हो जाता है जब हम हीट करते हैं। तो यहाँ हम एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं। एज द एग गेट्स हॉटर द कनेक्टेड प्रोटीन्स, तो जो प्रोटीन्स होते हैं एग में, कनेक्टेड प्रोटीन्स जो होते हैं दे फॉर्म, या कनेक्टेड प्रोटीन्स फॉर्म अ मैश, लैंग्वेज पर ध्यान रखिएगा, विद वाटर फिलिंग इन द स्पेसेस विद इन द मैश, ठीक है। एज मोर प्रोटीन्स, या मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अनफोल्ड, तो अनफोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, डीनेचुरेशन होने लगता है। एंड कनेक्ट टू ईच अदर, एज मोर प्रोटीन्स या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अनफोल्ड एंड कनेक्ट टू ईच अदर द मैश गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड द एग बिकम्स मोर सॉलिड एंड ओपेक। तो अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स के कारण ये बेसिकली होता है ऐसा, ठीक है। लैंग्वेज आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, अमीनो एसिड्स में भी एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल, हाउ डज दिस हैपन। ये क्वेश्चन NCERT में लैंग्वेज सहित आप लिख सकते हैं, जैसे NH2 ग्रुप रिलेटिव टू COH ग्रुप ज़्यादा होगा तो बेसिक, इक्वल होंगे तो न्यूट्रल, COH ज़्यादा होगा तो एसिडिक, ऐसे करके आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। कोगुलेशन ऑफ एग वाइट अभी हमने देखा तो ये होगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी होता है, मतलब बोथ A एंड C, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ A एंड C, तो आप लैंग्वेज भी लिख दीजिएगा, कोगुलेशन ऑफ एग वाइट एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास असर्शन रीजन से रिलेटेड है। असर्शन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन क्या होते हैं, विच आर मेड ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स इज मिनिमम एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो जो प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी होता है वो मिनिमम होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे NCERT में ऐसा है नहीं, पर फिर भी ये क्वेश्चन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। रीज़न है, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स स्टॉप बिहेविंग एज ज्विटर आयंस। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन में जो हम देखें फॉर्मेशन वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर होता है, बस हमें ध्यान रखना है। तो एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन। तो असर्शन A इज ट्रू बट रीजन R इज फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन C हो जाएगा ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन क्या होता है, मिनिमम होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर रीज़न गलत है क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर वो बिहेव करते हैं ज्विटर आयन की तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइसिन एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन बट ऑर्थो एंड पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड डू नॉट वाई, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑन, है ना, तो यहाँ पर ऑन है तो हमें ध्यान रखना है, ऑन द अमीनो ग्रुप इन ऑर्थो एंड पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो हम ऑर्थो बेंजोइक एसिड मान लेते हैं, ऑर्थो अमीनो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अमीनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप in ortho and para amino benzoic acid is involved in resonance with the benzene ring, making it less available to accept a proton
फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, क्योंकि ज्विटर आयन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का H एक्सेप्ट करता है NH2 अपने लोन पेयर से, पर NH2 का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो मेकिंग इट लेस अवेलेबल टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, less available to accept a proton from carboxylic acid group, thus preventing the formation of a Zwitter ion. Hence, glycine exists as a Zwitter ion, but ortho and para-aminobenzoic acids do not. अगला क्वेश्चन हमारे पास है assertion at isoelectric point the amino group does not migrate under the influence of electric field. फिर से isoelectric point के रिलेटेड क्वेश्चन आया है. रीज़न है एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन. तो रीज़न तो हमारा सही है, ठीक है. तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में अमीनो ग्रुप माइग्रेट नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में. हमें पता है जब चार्ज होगा तभी वो माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, ठीक है. पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, निगेटिव होगा तो उसके अपोजिट में फोर्स लगता है. लेकिन यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ज्विटर आयन होता है तो इस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता है, इसलिए दिस डज नॉट माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन एट. तो अमीनो एसिड ज्विटर आयन कब एग्जिस्ट करते हैं, तो आइसोइलेक्ट्रिक pH में. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन एट आइसोइलेक्ट्रिक pH, ऑप्शन डी. ग्लाइसिन हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पर. अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है तो देखते हैं हम लोग. एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बिहेव एज ज्विटर आयन एंड हेंस डू नॉट मूव टूवर्ड एनी इलेक्ट्रोड एंड एक्ट एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करते हैं, नेट चार्ज जीरो होता है और वो किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करते हैं. दिस रिड्यूसेस देयर सॉल्युबिलिटी टू मिनिमम. तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी मिनिमम होता है, एक असर्शन में आया भी था स्टेटमेंट. तो मिनिमम होता है सॉल्युबिलिटी एंड दस हेल्प्स इन देयर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन. तो उनका सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन में ये प्रॉपर्टी हेल्प करती है. अगला क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द एसिड कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज. वैसे एंजाइम का टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग एंजाइम भी करेंगे जैसे हमने बोर्ड में देखा था. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द एसिड कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22 किलोजूल पर मोल, while the activation energy is only 2.15 किलोजूल पर मोल when hydrolysis is catalyzed by the enzyme sucrase. तो जब सुक्रेज या फिर इस एंजाइम से हमारा हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है. ऐसा क्यों? 1 मार्क का क्वेश्चन है, लैंग्वेज आप मॉडिफाई कर सकते हैं. एक बार हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं. एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट दैट रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथ. तो ये कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम, और कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं. चैप्टर 3 में जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें भी हमने कैटलिस्ट के बारे में बहुत ही ब्रीफ में स्टडी किया था. तो एंजाइम्स ही क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट, जो रिड्यूस करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव पाथ. हेंस द एक्टिवेशन एनर्जी इज ओनली 2.15 किलोजूल पर मोल, रिड्यूस हो गया व्हेन हाइड्रोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सुक्रेज. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर इज करेक्ट. इसको बहुत ही ध्यान से देखना है और हमें ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करना है. प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड कैन हैव क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. ये गलत है क्योंकि 1 पॉलीपेप्टाइड से क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. सिन रेसिड्यूज बी एडजेसेंट टू ईच अदर इन द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन. ठीक है, तो यहाँ पर एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेंगे अभी. ठीक है, मान लेते हैं ये हमें नहीं पता. ये तो पता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में ओनली 1 नहीं होता है. द स्टेबिलिटी ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इन प्रोटीन्स इज मेनली ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड्स. तो कोवैलेंट बॉन्ड्स के कारण नहीं होता है, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं. लेकिन फिर भी हम लोग आगे देखते हैं. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं. ये वाला है, इसमें हम डाउटफुल है, मान लेते हैं इसमें भी डाउटफुल है. हम लोग जैसे ही ऑप्शन डी देखेंगे, the information required for the correct folding of protein is contained in the specific sequence of amino acids along the polypeptide chains. हमें पता है जो प्रोटीन्स में जो
अमीनो एसिड्स होते हैं, जो पेप्टाइड चेन्स होते हैं प्रोटीन, उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। और जो करेक्ट फोल्डिंग होता है या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट फोल्डिंग होता है, वो उस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में कंटेन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट ये सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वैसे ये भी आपको ध्यान रखना है, जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे एच बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जहाँ तक बात हुई बी और डी की, तो अगर डी सही है तो बी को गलत होना ही है। एक बार बी भी देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन अ प्रोटीन रिक्वायर्स दैट द टू पार्टिसिपेटिंग सिस्टीन रेसिड्यूज बी एडजेसेंट। तो एडजेसेंट ज़रूरी नहीं है, ठीक है, टू ईच अदर इन द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। इतना है, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन करके थोड़ा थोड़ा करके इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, तो हम पूरा डी लिख देंगे। अगला हमारा एंजाइम है। एंजाइम से ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं हैं, तो 2024 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में बस आया था कि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होता है और एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, ये दोनों सही है, ठीक है। तो ये AR टाइप का था, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टेड नहीं है तो बी हो जाएगा। और 2014 में एंजाइम का डेफिनेशन आया था, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल एंजाइम्स फाउंड इन सेल्स आर इनवेरिएबली प्रोटीन्स। मतलब सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, विच कैटेलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ये बिल्कुल सही है। रीज़न हम लोग देखते हैं, एंजाइम्स एक्ट एफिशिएंटली एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड pH। ये सही है, ठीक है। अधिक टेम्परेचर और pH में थोड़ा सा फंक्शनिंग में दिक्कत होती है, पर एफिशिएंट जब होना चाहिए तो उनका एक मॉडरेट टेम्परेचर और pH होना चाहिए। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है आपस में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट। एंड नहीं, बट होता है, बट रीजन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमें थोड़ा लैंग्वेज पे केयरफुल रहना है, और अगर कभी कट करना है तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे या ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल लाइन से कट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, ताकि हम लोग को ये भी ना करना पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो प्रोटीन से रिलेटेड है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से। थोड़ा लैंग्वेज देख लेते हैं। वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। तो एग को जब बॉयल करते हैं तो उसके अंदर वाटर वो कहाँ जाता है, इसको देखते हैं। एन एग कंटेन अ सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन कॉल्ड एल्ब्यूमिन। ये आप ध्यान रख सकते हैं, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है एग में जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन द वाइट पार्ट। ऑन बॉइलिंग, डीनेचुरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन आप ब्रैकेट में चाहें तो ये लिख सकते हैं। ऑन बॉइलिंग, डीनेचुरेशन ऑफ दिस प्रोटीन टेक्स प्लेस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन्स। तो इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। द वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन होता है। आप अपने हिसाब से इसको लैंग्वेज को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन्स। अब विटामिन्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और इसमें जो बेसिक है हमारा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका सोर्सेज और डेफिशिएंसी डिजीजेस। लेकिन पिछले साल में क्या है कि विटामिन का साइंटिफिक नेम या अदर नेम भी पूछ लिया गया था, तो NCERT में कुछ कुछ है, तो उसको भी अब आपको ध्यान रखना है। और डिजीजेस के कुछ स्पेसिफिक नाम भी है, जैसे विटामिन ए का नाइट ब्लाइंडनेस, एक ज़ेरोफ्थैल्मिया भी है, जो ज़ेरोफ्थैल्मिया, ठीक है। ये सब आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। जैसे स्कर्वी हो गया, बेरी, इनके कुछ सिम्टम्स दिए हैं ब्रैकेट में, अगर वो सिम्टम्स पूछ लिए तो दिक्कत हो सकती है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो विटामिन्स और हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक रहे, और हार्मोन्स भी है, पर उससे कोई क्वेश्चन ज़्यादा आया नहीं है। तो विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड्स हम लोग अगली क्लास नंबर 4 में करेंगे, और फिर अपने बायोमॉलिक्यूल्स को पूरा करेंगे।